हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा आज फिर आपका एक बार नई वीडियो में स्वागत करता हूं। बायोटेक्नोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके थे। बायोटेक्नोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। बायोटेक्नोलॉजी की उसकी जो प्रिंसिपल हैं, उसकी जो प्रोसेस हैं, वो हमने एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसको जरूर देख लें। आज बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस, कि हम यूज कहाँ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, कैसे बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है। वो हमने प्रोसेस में प्रिंसिपल्स में पढ़ लिया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ बायोटेक्नोलॉजी की। अगर मैं बात करूं यूजेस में, एप्लीकेशंस में, कि बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ पर यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है उसका, तो बहुत सारे वाइड एरियाज हैं जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। हमारी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हम यूज करते हैं जो अर्थ पर इतनी अबंडेंट भी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं स्पीसीज, हमारी हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ एकदम से एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है। तो जो रिक्वायरमेंट है फूड रिसोर्सेज की वो श्रिंक होती जा रही है। तो उसको पूरा करने के लिए, फूड रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे ये जो ग्रीन एवोल्यूशन आया था उसमें जो हम हरित क्रांति पढ़ते हैं उसमें हमने जो क्रॉप्स थी उनकी यील्डिंग बढ़ाई थी, साथ में उनमें मिनरल्स भी ज्यादा होने चाहिए। उसको देखते हुए हमने बायोटेक्नोलॉजी की तरफ हम आए थे। तो एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजी के दो तीन यूजेस, दो तीन जगह जो एप्लीकेशंस हैं बेसिक्स, वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे 12th क्लास के रिगार्डिंग। बोर्ड के रिगार्डिंग ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहला एप्लीकेशन इसमें गिवन है बेटा कि एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में। बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में कैसे किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना उसकी तरफ हमारा रुझान हुआ था। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब बेटा जिसमें कोई पेस्टिसाइड ना डाला जाए, जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर ना डाला जाए, कोई इंसेक्टिसाइड ना डाला जाए। तो ऐसी एग्रीकल्चर, ऐसी खेती जिसमें केमिकल्स से अलग, केमिकल्स से रहित, केमिकल से को हमने जो है ना उसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको ऑर्गेनिक खेती हम कहते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ये तो फायदा था कि उसके अंदर केमिकल्स का जो अमाउंट था वो कम था, उसमें पैदावार ज्यादा नहीं हो पाती थी। जो हमारा फूड प्रोडक्शन था ना, जो फूड प्रोडक्शन है वो लिमिटेड था इसमें, पर क्वालिटी अच्छी थी। गुड क्वालिटी, क्वालिटी तो अच्छी प्रोड्यूस कर देते थे हम इससे, लेकिन इसमें प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमने प्रोडक्शन को भी बढ़ाना था, तो फिर हम इसकी बजाय दूसरी एग्रीकल्चर की तरफ आए, दूसरे तरीके की तरफ हमने जाना अग्रसर समझा। वो था हमारा एग्रोकेमिकल बेस्ड। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या है, इसमें हमने केमिकल्स का यूज किया, इसके अंदर हमने पेस्टिसाइड डाले, इसके अंदर हमने इंसेक्टिसाइड को डाला, इनके अलावा हमने इसमें केमिकल फर्टिलाइजेशन किया। केमिकल्स का यूज किया, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो यूरिया है, जो डीएपी यूज करते हैं हम, ये सारे के सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स थे।
इनका यूज किया। अब एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर थी ना, इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसमें हाई यील्डिंग होगी, पैदावार ज्यादा बढ़ गई, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ठीक ही थी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे बेटा। जैसे इसके कुछ नुकसान थे ना, ये लिमिटेड प्रोडक्शन करती थी, इसमें प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्वालिटी अच्छी थी इसमें। तो हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिट होता है, उसके साथ उसके नुकसान भी पाए जाते हैं, तो इनके भी नुकसान थे। इसका नुकसान क्या था, जो फूड चेन थी ना बेटा, वो डिस्टर्ब होती थी। फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब ज्यादा होती थी। फूड चेन डिस्टर्ब कैसे होती थी, क्योंकि इसमें हमने केमिकल्स का यूज किया था, और इन केमिकल्स की वजह से, जो इन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की वजह से जो पेस्ट थे या इंसेक्ट थे वो कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो जाते थे, जिससे हमारी फूड चेन अफेक्ट होती थी। साथ में जो ये केमिकल्स थे ना, इन केमिकल्स का हार्मफुल इफेक्ट भी था, हार्मफुल इफेक्ट भी हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता था। तो ये कुछ नुकसान थे इनके, तो फिर हमने इसको भी अपग्रेड करने की सोची। फिर लास्ट में हम पहुंचे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये सबसे एडवांस और सबसे अच्छी बेनिफिशियल आज के टाइम पर यही है, जेनेटिकली मॉडिफाई करी जो हमने। बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज किया। अब इसमें क्या किया गया, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाते हैं, जीएमओ बनाते हैं। जैसे किसी भी एक स्पेसिफिक जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमने ट्रांसफर करना, वो सारी की सारी प्रोसेस हम उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने उनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है ना, कि उसका फायदा क्या हुआ। तो एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट डेवलप किए जिनकी वजह से फिर इंसेक्ट उनको खाना पाए, जिनकी वजह से पैदावार बढ़ जाए। जैसे गोल्डन राइस एक अच्छा एग्जांपल है। गोल्डन राइस में क्या बेटा, गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए को ऐड किया गया था, जो किससे मिलता है, बीटा कैरोटीन से। ये किसके अंदर है बेटा, गोल्डन राइस में पाया जाता है ये। तो ये मॉडिफाइड क्रॉप है, ये क्या है, मॉडिफाइड क्रॉप है। इसमें हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। इसमें हमने जो बीटा कैरोटीन का जो जीन होता है ना, वो इस राइस की क्रॉप के अंदर ऐड कर रखा है, जिससे उसके अंदर विटामिन ए एनरिच हमने कर दिया। तो पहला तो फायदा यही होगा हमें कि एग्रीकल्चर की वजह से, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की वजह से हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी हमने। न्यूट्रिशनल वैल्यू एनरिच कर दी इसके अंदर। दूसरा क्या फायदा हुआ, हमने प्लांट्स को जो है ना पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना दिया। उनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की हमने, कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज किया जिनसे पेस्ट उनको नहीं खाते, इंसेक्ट उनको नहीं डैमेज कर पाते हैं। तो हमने दूसरा बेनिफिट क्या हुआ इसके अंदर, पेस्ट और इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना दिया। क्रॉप्स को क्या किया हमने, पेस्ट या इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना दिया। पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया, केमिकल्स का यूज नहीं किया जिससे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, बल्कि हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कुछ एक एग्जांपल उसके, जिनसे पेस्ट और इंसेक्ट उनको खाना बंद कर देते हैं प्लांट्स को। उसके अलावा क्या बेनिफिट हुआ, बहुत सारे ऐसी जगह है बेटा जहां पर सभी की सभी फसल नहीं उगाई जा सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जो हिली एरिया है ना, वहां पर प्लेन्स वाली जो क्रॉप है, जो प्लेन ग्राउंड एरिया, वहां पर जो क्रॉप्स होती है वो हिली एरिया में नहीं उगती। जो हिली एरिया में जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं वो हमारे प्लेन्स पर ग्रो नहीं करती। जो डेजर्ट साइड में ग्रो करती हैं वो रेनी एरिया में ग्रो नहीं करती। तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, एबायोटिक स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं। तो इनसे भी रेजिस्टेंस बनाना था हमने प्लांट्स को, तो एबायोटिक स्ट्रेस से भी रेजिस्टेंस बना दिया। एबायोटिक स्ट्रेस से क्या है, रेजिस्टेंस कर दिया। ये भी एक बड़ा फायदा था। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए टेम्परेचर है,
कुछ क्रॉप्स हाई टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाती थी, उनको हमने इस तरह से मॉडिफाई किया कि वो हाई टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकती हैं। उसके अलावा कहीं पर ज्यादा फ्लड आ गई तो वहां पर क्रॉप्स जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाती। ड्राउट्स, सूखा है, या फिर ज्यादा सर्दी है, टेम्परेचर हाई और लो दोनों हो सकते हैं। और वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हमने मिनिमाइज कर दिया। मिनरल एफिशिएंसी हमने उसकी बढ़ा दी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से। एक और नया जो सबसे बेस्ट मैं मानता हूं, मिनरल्स एफिशिएंसी को हमने इंक्रीज कर दिया। मिनरल एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या बेटा, अर्थ के अंदर जो हमारी सोई मिट्टी है ना उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है अगर हम लगातार एक ही तरह की क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। तो हमने मिनरल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया कि इसमें रिप्लेनिश्ड होने के बजाय, जब तक रिप्लेनिश नया मिनरल्स रिप्लेनिश नहीं होता, मिट्टी की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी कम नहीं होगी। हर तरह की अलग अलग मिनरल्स पर डिपेंड हो जाती हैं क्रॉप्स, जिससे किसी एक पर्टिकुलर मिनरल पर डिपेंड ना होकर वो अलग अलग वैरायटी ऑफ मिनरल्स पर डिपेंड होती हैं क्रॉप्स। तो इससे क्या है, क्रॉप्स के अंदर मिनरल्स ज्यादा होंगे तो मिनरल्स हमें भी ज्यादा मिलेंगे। एफिशिएंसी हमने उनकी बढ़ा दी। पानी की रिक्वायरमेंट, जहां पर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती थी वहीं पर क्रॉप्स ऐसी जगह पर भी ग्रो होना स्टार्ट होगी जहां पर पानी की जो रिसोर्सेज कम है, तो उनको हमने इस तरह से बढ़ाया मॉडिफाई करके। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे एग्रीकल्चर में कि हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी। साथ में फिर हाई यील्डिंग, पैदावार को भी बढ़ा दिया। न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बढ़ी ही थी, तो पैदावार को भी हमने उनको बढ़ाया क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो अमाउंट्स ऑफ क्रॉप्स, अमाउंट्स ऑफ किल्स, सीड्स ये भी हमने ज्यादा चाहिए। तो साथ में हमने यील्डिंग भी बढ़ा दी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जेनेटिकल इंजीनियरिंग के। लेकिन बेटा इसका भी कुछ नुकसान है। देखो फायदे मैक्सिमम है लेकिन हर चीज का अगर नफा है तो नुकसान भी होता है। बेनिफिट है तो वहां कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। तो वहीं पर बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसका नुकसान क्या है, इसके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट है, इसके भी कुछ नुकसान। नुकसान का मतलब क्या है, ये नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ा नुकसान है। जैसे इसमें कुछ छोटे मोटे नुकसान की अगर हम बात करें, कुछ छोटे मोटे हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें एलर्जेटिक प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर हम हार्मफुल की बात करें तो इससे हार्मफुल इफेक्ट में क्या है, पहला हार्मफुल इफेक्ट बेटा यही है कि इसमें एलर्जेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसी चीज इंस्टॉल की है जो ऑलरेडी उसके अंदर नहीं थी। उसके अंदर हमने एक नई चीज इंस्टॉल की है, कोई नया जीन उसके अंदर हमने डाला है। तो वो नया जीन उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, या फिर उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम खाएंगे, हम एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, तो उससे एलर्जेटिक इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, बेनिफिट ज्यादा है उसकी। तो ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ आपने कई बार देखा होगा, जब सीड लेकर आते हैं ना मार्केट से, कोई नया सीड आया है तो कुछ सीड के ऊपर जीएमओ का मार्का लगा होता है। इसका मतलब वो क्या बेटा, जीएम सीड्स हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड हैं, उनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर रखा है। ऐसे सीड जिनमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो ना उसको जीएम बोलते हैं, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड होते हैं। होती कैसे है वो हमने प्रोसेस में पढ़ा था, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम उनकी, कि उसका हमने किस तरह से जीन, एक रिक्वायर्ड जीन निकाला, वेक्टर की हेल्प से प्लांट के अंदर ऐड कर दिया। प्लांट्स में ऐड करने वाले कौन से होते हैं बेटा, एग्रोबैक्टीरियम होते हैं। प्लांट में जो वेक्टर है ना ट्रांसफर करते हैं जीन को, वो एग्रोबैक्टीरियम है। एनिमल्स में कौन है, रेट्रो वायरस है। और अगर बात करें बैक्टीरिया में कौन है, बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से हमने सीड्स को जेनेटिकल मॉडिफाइड बना रखा है। अब जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड की अभी हम फीचर्स पढ़ के आए हैं कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जीएमओ सीड्स के। न्यूट्रिशनल वैल्यू एनरिच कर देते हैं उनकी हम।
साथ में हाई यील्डिंग होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है। ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलती हैं? जीएमओ सीड्स के अंदर देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जीएमओ सीड्स, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, जैसे बीटी राइस है, वहीं पर बीटी कॉटन देखने को मिलता है, वहीं पर बीटी में हमें टोमेटो भी देखने को मिलता है, बीटी के अंदर पोटैटो भी पाया जाता है। ये सारी चीजें हमने देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म और आता है जिसमें एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में है बेटा रोजी काऊ। अच्छा एग्जाम्पल है रोजी काऊ का, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि हमने जेनेटिकल मॉडिफाई करके एक काऊ को भी क्या किया था? ट्रांसजेनिक बनाया था उसको। जीएमओ थी वो, जेनेटिकल मॉडिफाई थी। इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया था? इसकी जो मेमोरी ग्लैंड है ना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया था। इसमें एडिशन था बेटा अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ना, वो ऐड किया गया था न्यूट्रिशनल वैल्यू एनरिच करने के लिए। प्रोटीन जो है ना, उसकी वैल्यू बढ़ाई गई थी रोजी काऊ के अंदर, इसमें एनरिच किया गया था। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए है, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेंट लेवल बढ़ाने के लिए होता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए क्या बनाते हैं? जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया की, बैसिलस थुरिनजेंसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? बीटी। इसकी हेल्प से हमने काफी सारे मॉडिफाइड प्लांट बनाए जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ये सारे के सारे बैसिलस थुरिनजेंसिस से ही बनाए गए हैं। अब इसमें होता क्या बेटा? जो ये बीटी होता है ना, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, जो क्या कर सकता है? जो पेस्ट को या इंसेक्ट को मार देता है। इंसेक्ट किलर है बेटा ये, इंसेक्ट को मार देता है। इंसेक्ट को मारता कैसे है? इस बीटी के पास, इस बैसिलस थुरिनजेंसिस के पास, इसके पास एक प्रोटीन पाया जाता है, एक जीन है बेटा क्राई जीन। अलग अलग तरह की पाई जाती है ये क्राई जीन। तो ये क्राई जीन क्या है? एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन होता है ना बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। कब? जब तक ये बैसिलस थुरिनजेंसिस के अंदर होता है, जब तक ये बीटी के पास है ना, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में है कहां पर? बैसिलस थुरिनजेंसिस की बॉडी के अंदर। जैसे ही ये बैक्टीरिया किसी इंसेक्ट ने उसको खा लिया, या किसी इंसेक्ट के अंदर ये जो क्राई प्रोटीन चला जाता है ना, वहां पर जाकर ये इसकी गट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। गट के अंदर एक मीडियम पाया जाता है बेटा एल्केलाइन। उसमें जाते ही क्या है? जो ये क्राई प्रोटीन है ना, जो क्राई प्रोटीन है, ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही ये क्या करेगा? जो इसकी गट है ना, इसको रप्चर कर देता है। इसकी गट जो है इसको खत्म कर देता, खराब कर देता, तोड़ देता है, रप्चर कर देता, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फिर किसकी डेथ हो जाती है बेटा? इस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है जो इसको खाता है। तो इसी तरह से इसका यूज फिर हमने क्रॉप्स में मॉडिफिकेशन करके कर दिया कि इसकी जो ये क्राइजीन थी ना, इस क्राइजीन को वेक्टर की हेल्प से क्या किया? हमने प्लांट में ऐड कर दिया। कौन से प्लांट्स में? स्पेसिफिक प्लांट्स में। अब ये क्राइजीन जो है ना, एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक जीन है। अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। तो कॉटन के अंदर जो डाला वो अलग होगा, राइस के अंदर जो डाला वो अलग, क्योंकि राइस को खाने वाला अलग इंसेक्ट है, कॉटन को खाने वाला अलग इंसेक्ट है, कॉर्न्स को खाने वाला अलग इंसेक्ट है, टोमेटो के लिए अलग इंसेक्ट है। तो स्पेसिफिक जीन भी चाहिए ना। तो हर एक के अंदर हमने क्या है, ये जो बीटी के अंदर जो ये जीन पाई जाती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन है, अलग अलग स्पेसिफिक प्लांट में हमने उनको ऐड कर दिया। जैसे ही फिर उस प्लांट को जो है ना किसी इंसेक्ट ने खाया,
तो उसकी बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा बेटा, एल्कलाइन मीडियम में ये जो क्राई प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और हमारे प्लांट्स सेफ रह जाते हैं, बच जाते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हमने याद रखने बेटा, जैसे कॉटन जो होती है ना, कॉटन जो बोलवॉर्म है, ये जो इंसेक्ट है बेटा एक कॉटन बोलवॉर्म, इसको मारने के लिए जो क्राई जीन है ना, वो है बेटा क्राई 1 AB और क्राई 1 AC। तो ये है बेटा क्राई 1 AB और क्राई 1 AC, ये दो तरह की जो हमारी क्राई जीन है जो कॉटन बोलवॉर्म को मारती है। एक है हमारा कॉर्न बोरर के लिए, कॉर्न बोरर जो है इसको मारने के लिए क्राई 2 AB का यूज किया जाता है। तो ये जीन है, ये 3 जीन याद अपने रखनी है जो इनको अलग अलग को मारने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट फिर पेस्ट को भी रेजिस्टेंस बनाया था, पेस्ट रेजिस्टेंस भी हमने प्लांट बनाए हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए जो आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया जाता है, बैसिलस thuringiensis से जो प्लांट मॉडिफाई किए गए थे मैक्सिमम थे, जैसे टोमेटो को बनाया हमने, पोटैटो को बनाया, राइस को बनाया, कॉटन को बनाया, ऐसे ही कुछ और छोटे मोटे प्लांट्स को हमने बनाया था। अब पेस्ट रेजिस्टेंस भी हमने इनको बायोटेक्नोलॉजी से बनाया कुछ प्लांट्स को। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा टोबैको प्लांट का। टोबैको प्लांट जो है इसकी रूट के अंदर एक नेमाटोड होता है, एक पेस्ट होता है जो इसकी रूट को खा जाता है, जिससे उसकी यील्डिंग जो पैदावार है ना वो बहुत कम हो जाती है। उस पेस्ट का नाम, उस नेमाटोड का नाम है बेटा, एक नेमाटोडा है, मिलोडीगाइनी इनकोग्निशिया। तो ये एक नेमाटोड है बेटा, मिलोडीगाइनी इनकोग्निशिया। अब ये क्या करता है, ये टोबैको की जो टोबैको प्लांट जो है इसकी रूट में पाया जाता है, इसकी रूट को डिग्रेड कर देता, खा जाता है ये। तो इससे बचाने के लिए फिर हमने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, इसको हम बोलते हैं बेटा आरएनए आई भी बोला जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस से। इसमें होता क्या है, जो मिलोडीगाइनी इनकोग्निशिया है ना, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने वाली जीन है ना, अब जी प्रोटीन कैसे बनता है, सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार वो वन शॉट वीडियो देख लेना आप। उसमें होता क्या बेटा, जो डीएनए है ना उससे आरएनए बनता है, एमआरएनए, उस एमआरएनए के ऊपर कोड होता है प्रोटीन, जिससे हमारी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो हमने क्या किया, इसके लिए जो एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट प्रोटीन था ना, और इसके लिए जो एमआरएनए था उस एमआरएनए को साइलेंस कर दिया। हमने क्या किया, इस मिलोडीगाइनी इनकोग्निशिया के लिए सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन था ना, उस प्रोटीन को बनाने वाला एमआरएनए साइलेंस कर दिया। अगर एमआरएनए ही नहीं होगा तो फिर ये प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर ये इनकोग्निशिया मर जाएगा। तो इसी टेक्नोलॉजी को हमने क्या बोला है, आरएनए इंटरफेरेंस। इस्तेमाल कैसे किया गया, यूज कैसे किया गया, इसको हमने एक डीएसआरएनए लिया, डीएसआरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिया, इस तरह से एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने यूज किया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब क्या है बेटा, 2 स्ट्रैंड है इसकी भी आरएनए की, और कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता। इसमें जो एक स्ट्रैंड है ना इसकी, ये है एंटीसेंस, एंटीसेंस और एक है सेंस। एक सेंस और एक एंटीसेंस स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड ली हमने, और इन दोनों स्ट्रैंड को क्या किया, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमने प्लांट में ऐड कर दिया। कौन से प्लांट में, टोबैको प्लांट में, जिसको मिलोडीगाइनी इनकोग्निशिया खाता था। अब हुआ क्या, जैसे ही मिलोडीगाइनी इनकोग्निशिया ने इसको खाया प्लांट को, तो उसके अंदर ये डीएसआरएनए चला जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है,
और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दोनों स्ट्रैंड सिंगल हो जाती हैं, टूट जाती है दोनों स्ट्रैंड ऐसे। जो एंटीसेंस है ना, इससे कुछ भी प्रोटीन बन नहीं सकता, तो ये तो वैसे डिग्रेड हो जाएगी। और जो सेंस वाली है, इसके ऊपर जो ये इसका स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने वाला एमआरएनए था ना, ये आकर इसके ऊपर चिपक जाता है ऐसे, और फिर क्या बना लेता है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएसआरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनता, जिससे मेलोडीगाइन इनकॉग्निसिया मर जाता है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बेटा हम आरएनए इंटरफेरेंस, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया। इसी तरीके से कुछ और भी क्रॉप्स को हमने मॉडिफाई किया, जिसे कुछ नेमाटोड उनको नहीं खाते, यील्डिंग पैदावार बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन है बेटा मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर भी हमने इनका बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। अगर एग्रीकल्चर में देखें हम, एक तो बीटी इंपॉर्टेंट है और दूसरा आरएनए इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों हमने उनको ट्रांसजेनिक बनाया है, क्यों हमने उनको मॉडिफाई किया है, उसकी एप्लीकेशंस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है एप्लीकेशंस है मेडिसिन में, दवाइयों में हमने कहा यूज किया है इसका। दवाइयों में सबसे पहला जो यूज हम पढ़ते हैं वो है बेटा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन, अब पहले के टाइम में क्या होता था, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन करता क्या, पहले ये समझ लेते हैं हम। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो शुगर है उसको हमारी बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड से पहुंचाने का काम करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो शुगर के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उससे फिर एक बीमारी होती है, कौन सी, डायबिटीज। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन है, इंसुलिन पाया जाता है हमारी बॉडी में। लेकिन जब ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है ना, कई बार क्या होता है, इसकी जीन जो है ना प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं रहती, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बन नहीं पाता इंसुलिन का, ये शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन मिलेगा ही नहीं तो इंजेक्शन कहाँ से देंगे, तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने पहले के टाइम पर क्या करते थे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाल लेते थे इंसुलिन। जैसे इंसुलिन पहले क्या निकाला जाता था, काऊ या पिग्स के अंदर से इंसुलिन को निकाला जाता था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। जैसे एग्जांपल के लिए साइड इफेक्ट में एलर्जी है, सुटेबल नहीं था। सुटेबल नहीं था बेटा ये। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए, इसको सफिशिएंट करने के लिए फिर क्या है, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया, लैब के अंदर तैयार किया बेटा इसको। लैब के अंदर क्या प्रोड्यूस किया, इंसुलिन को प्रोड्यूस किया। और प्रोडक्शन के लिए फिर हमने क्या, किसका यूज किया, इस चीरियो कोलाई का, एक बैक्टीरिया बेटा ई कोलाई, इसके अंदर क्या किया गया, प्रोडक्शन किया गया किसका, इंसुलिन का। क्वेश्चन आता बेटा सबसे पहले किसने इंसुलिन बनाया था, तो एक कंपनी है बेटा इली लिली। इली लिली, इसने इंसुलिन बनाया था आर्टिफिशियल तरीके से लैब के अंदर, ई कोलाई के अंदर। इंसुलिन के बारे में अगर हम देखें, जो इंसुलिन होता है ना, इसकी अगर देखें, इसमें 3 पेप्टाइड चेन से बनता है, 3 अलग अलग चेन पाई जाती हैं। इस तरह की 3 पेप्टाइड चेन से मिलकर क्या बनता है, इंसुलिन बनता है बेटा। तीन अलग अलग पेप्टाइड चेन पाई जाती हैं इसके अंदर। इस तरह से, और बीच में फिर क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं ऐसे, दोनों तरफ से ऐसे सल्फर के बॉन्ड पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है, इंसुलिन होता है। ये
प्री मैच्योर है, मैच्योर होने से पहले का है ये बेटा इंसुलिन। इसमें 3 चेन है बेटा, इसमें एक तो ये पेप्टाइड चेन है, ए पेप्टाइड बोलते हैं इसको, एक ये वाली है इसको बोलते हैं बी पेप्टाइड, और एक ये वाली है सी पेप्टाइड। तो 3 पेप्टाइड चेन है बेटा, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, 3 अलग अलग जीन से बनती है तीनों प्रोटीन पेप्टाइड चेन। एक एमआरएनए के ऊपर क्या है, एक ही पेप्टाइड चेन बनेगी, दूसरे एमआरएनए के ऊपर दूसरी पेप्टाइड चेन बनती है। ऐसे 3 पेप्टाइड चेन बनती हैं, और इस सी पेप्टाइड की हेल्प से क्या है, बी और ए को जोड़ा जाता है। ये प्री मैच्योर है। मैच्योर कब होगा, इसके अंदर से अगर हमने इसको सी को हटा दिया ना, ये अपने आप हट जाती है बेटा मैच्योर होने के बाद, तो ये रिमूव हो जाती है यहां से, सी पेप्टाइड ऐसे रिमूव होगी। अब बचा क्या है, बी पेप्टाइड और ए पेप्टाइड, और सल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, ये मैच्योर इंसुलिन होता है। तो ये हमारे लिए स्टेबल यूजेबल है, ये है हमारा मैच्योर इंसुलिन। अब इली लिली कंपनी ने जब उसको बनाया तो जो सी पेप्टाइड था ना, उसको बनाने की उन्हें जरूरत ही नहीं समझी। क्यों? क्योंकि सी पेप्टाइड इनको जोड़ने का काम करता है। बाद में जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर सी पेप्टाइड होता ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जो इस चीरियो कोलाई थी ना, उनको अलग अलग मीडियम में कल्चर किया। जैसे एक मीडियम में यहां पर, एक मीडियम में यहां पर ए पेप्टाइड को बनाया, यहां पर बनाया बी पेप्टाइड को। तो ए पेप्टाइड यहां पर ग्रो कर दिया, बी पेप्टाइड यहां ग्रो कर दिया, और मैच्योर होने के बाद इनको क्या लेबोरेटरी के अंदर निकाला, और ए और बी को दोनों को सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, डाई सल्फाइड बॉन्ड से इनको वापस जोड़ दिया, और इस तरह से मैच्योर इंसुलिन बना दिया। तो क्वेश्चन आता बेटा, आर्टिफिशियल तरीके से जो हमने लैब के अंदर इसको बनाया उसमें, और जो नेचुरली हमारी बॉडी बनाती है उसमें क्या फर्क है। नेचुरली में हमारी बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड चेन भी बनती है, लेकिन लैब के अंदर अलग अलग दोनों कल्चर मीडियम में ए और बी को ही बनाया जाता है, फिर लैब के अंदर उसको जोड़ा जाता है सल्फाइड बॉन्ड से। सी पेप्टाइड चेन आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए इंसुलिन में नहीं होती है, और जरूरत भी उसकी नहीं होती है। तो इस तरह से इंसुलिन मॉडिफाई किया गया, किसके द्वारा, इली लिली। नेक्स्ट बेटा हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की अगर हम बात करें, सेकंड यूज है मेडिसिन में जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बेटा जिसकी हेल्प से हम क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स किस तरह के, जैसे अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन ही नहीं पहुंची, ये डिफॉल्टेड जीन है जिसकी वजह से उसकी बॉडी की के अंदर जो फिजियोलॉजी है ना वो अफेक्ट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक क्योर जीन, जो एक अच्छी जीन है, जो एक हेल्दी पर्सन से ली है, उसको उस पेशेंट के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पेशेंट के अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम जीन थेरेपी। जेनेटिकल जो डिसऑर्डर है उनके क्योर के लिए क्या किया जाता है, जीन थेरेपी यूज की जाती है। लेकिन कंप्लीट क्योर अगर हमने चाहिए ना उसका, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो सकता है। जीन थेरेपी का यूज करके अगर कंप्लीट क्योर करना है तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो सकता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही किया जा सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता कंप्लीट क्योर जीन थेरेपी। इसका अगर हम एग्जांपल के साथ इसको पढ़ें तो इसको 1996 के अंदर, 1990 के अंदर, 1990 में एक 4 साल की जो लड़की थी ना, 4 ईयर, उसके अंदर किया गया था अमेरिका के अंदर, ये जीन थेरेपी हुई थी। इसके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज की थी बेटा, इसके अंदर थी एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए का मतलब क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज। एक एंजाइम है बेटा एडिनोसिन डीएमिनेज, ये हेल्प क्या करता है, ये काम क्या करता है, ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है।
हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता है, उसमें हेल्प करता है। अगर इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो फिर बहुत सारी डिजीज हमें घेर लेती हैं, हमें बीमार कर देती हैं। तो ये एडीए डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए क्या किया गया था, उसकी 4 साल की लड़की के साथ हमने क्या किया था, जीन थेरेपी यूज की गई थी। जीन थेरेपी के अलावा इस एडीए का क्योर और भी पूछा जाता है, क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी है बेटा इसमें। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो है ना, स्टेम सेल, बोन मैरो ये क्या है, स्टेम सेल है, जिनसे क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, जिनसे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती हैं, आरबीसी बनती है। तो अब इम्यूनिटी भी वहीं से बनती है, बोन मैरो से। तो हमने क्या है, एक हेल्दी पर्सन की बोन मैरो जिसकी पेशेंट के साथ मैच हो जाती है, उनको क्या कर देते हैं, पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहला तरीका तो ये है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका है जो एडीए है ना, उसका इंजेक्शन दिया जा सकता है। जैसे इंसुलिन की कमी में हम क्या करते हैं, इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं ना, वैसे ही एडीए की कमी तो एडीए का इंजाइम दे सकते हैं, एडीए का जो इंजाइम उसका इंजेक्शन उसको दिया जा सकता है। लेकिन दोनों ही कंप्लीट क्योर नहीं है, क्योंकि स्टेम सेल कुछ टाइम के बाद फिर रिप्लेस करनी पड़ेगी, हमने फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और एडीए तो बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंजाइम कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा डालना, तो ये कॉस्टली भी है और कंप्लीट क्योर भी नहीं है। इसलिए तीसरा जो है ना, वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर हम कर सकते हैं, इसके अंदर जो डिफेक्टेड जीन है ना, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें करना क्या है बेटा, इसमें जो है ना, पेशेंट जो है उसकी लिम्फोसाइट ली जाती है, उसकी जो लिम्फोसाइट है उसको हमने बाहर निकाल लिया, जो पेशेंट है उसकी लिम्फोसाइट सेल जो है उनको हमने बाहर निकाल लिया, लेबोरेटरी के अंदर लेकर गए, और फिर किसकी हेल्प से, अब हम ह्यूमंस के अंदर कर रहे हैं तो रेट्रोवायरस की हेल्प लगेगी, वेक्टर से। उसकी वेक्टर से फिर क्या, जो डिफॉल्टेड जीन थी ना, उसको चेंज किया, और हमने क्या कर दिया, उसके अंदर हेल्दी जीन को ऐड कर दिया, जिससे एडीए की डेफिशिएंसी दूर हो जाए। और फिर इसको क्या करेंगे, हम कल्चर कर लेंगे, और फिर बाद में क्या है, ट्रांसफर कर देंगे, पेशेंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये बेटा हमारी क्या है, जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी के बाद जो है, नेक्स्ट जो मेडिसिन में यूज किया गया है वो मोलिकुलर डायग्नोसिस है, मोलिकुलर डायग्नोसिस। तीसरा जो यूज है, मोलिकुलर डायग्नोसिस। मोलिकुलर डायग्नोसिस में क्या किया जाता है बेटा, मोलिकुलर डायग्नोसिस में किसी भी मोलिक्यूल को, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, किसी भी पैथोजन को डायग्नोसिस करना, उसको स्टडी करना, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है या नहीं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कोई बीमारी है और उस बीमारी के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, कोई इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको ट्रैक करना ही क्या है, डायग्नोसिस करना होता है। अब अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं हम, इसका यूज करते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस का। इसमें दो तरीके यूज किए जाते हैं, एक तो हमारा बेटा पीसीआर, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर एलिशा। एलिशा, तो ये दो तरीके हैं जिनसे क्या है, हम मोलिकुलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन के लिए किया जाता है इन दोनों का यूज। अर्ली डिटेक्शन के लिए, जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं बेटा जो बहुत ज्यादा लिथल होती हैं अगर उनका टाइम से डायग्नोसिस नहीं हुआ तो, जैसे एड्स है, या कैंसर कह सकते हैं हम, गोनेरिया है, या फिर जेनिटल हर्प्स है, हेपेटाइटिस बी है,
ये कई सारी ऐसी बीमारियां जिनका अगर हमने अर्ली डिटेक्शन नहीं किया तो ये डेथ थ्रेटनिंग डिजीज होती है। और अगर कुछ बीमारियों की बात करें जैसे मलेरिया है, जब तक कोई भी बीमारी अपने पूरे एक्सटेंट से फैल नहीं जाती ना तो उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो नहीं होते, और उसके सिम्टम्स शो होने के बाद उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तब तक कुछ बीमारियां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर फैल जाती हैं जिसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन करते हैं उनका, उसी को मोलिकुलर डायग्नोसिस बोलते हैं। कुछ बीमारियों के सिम्टम के बाद दवाई लेकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ बीमारियों को जब सिम्टम्स ही होता है, जैसे एड्स का 7-8 साल के बाद सिम्टम्स होता, तब तक वो पूरी बॉडी में फैल लेता, फिर उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन हो जाता है। तो उसी के लिए फिर हम अर्ली डिटेक्शन करने के लिए इन दो चीजों का यूज करते हैं। पीसीआर की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको कंप्लीट हमने मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हमने जो वहां पर इसको स्टडी भी किया था। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, अब फिर एक बार हम इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बेटा, पीसीआर एग्जाम में इससे रिगार्डिंग पेपर में पूछा जाता है हर बार कुछ ना कुछ। एचबीएससी के अंदर भी इसमें इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर 3 स्टेप पाए जाते हैं बेटा। तीन मेन स्टेप है जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें डी नेचर है बेटा। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है एनेलिंग। तीसरा जो स्टेप है बेटा वो है इसका एक्सटेंशन। एम्प्लीफिकेशन करके हम इन तीनों स्टेप से किसी भी चीज की मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने किसी न्यूक्लियस की कॉपी करनी है। हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ सेल है, मान लो ये सेल है, हमने डिटेक्ट करना है इसके अंदर कोई ऐसे न्यूक्लियस को, कोई ऐसे पैथोजन को जो हार्मफुल हो सकता है, मान लो एड्स का ही है और वो है बस इतना। अगर वैसे डिटेक्शन करेंगे ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके, तो इनको डायग्नोस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, पीसीआर से क्या होता है, पीसीआर टेक्नोलॉजी से कॉपी बनाई जाती है। हमने जो डीनेचर का मतलब है डीएनए को, उसका जो डीएनए ना, जो भी सेल है इनके अंदर जो भी डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड को ओपन कर देते हैं। एनेलिंग, उनके ऊपर प्राइमर लगाया जाता है। एक्सटेंशन फिर उनकी कॉपी की जाती है। तो उनको उनकी हमने ग्रोथ कर दी बहुत सारी, तो ग्रोथ होगी तो इन सेल की भी ग्रोथ बहुत सारी हो जाएगी ऐसी। अब इनकी ग्रोथ बहुत सारी हो रही है तो साथ में जो दूसरी सेल है ना हमारी, जिनको हमने डायग्नोसिस करना है, उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी ऐसी। अब उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये टेक्निक है पीसीआर जिससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। दूसरी इसके अंदर क्या बेटा, एलिशा है। एलिशा, इसकी फुल फॉर्म क्या बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, इसका जो मेन बेसिस है ये है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसे होता है? एंटीजन, सॉरी बेटा एक मिनट रुकना। एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या है, हमारी बॉडी से बाहर से जो भी फॉरेनर एंटीजन आता है ना, उसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेती है और उसके ऊपर क्या है, उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। इस तरह से एंटीबॉडी पाई जाती हैं
ऐसे। यहां पर होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। जैसे ही कोई फॉरेनर बाहर से कोई एंटीजन आया है तो उसको होल्ड कर लेती है, ये स्पेसिफिक होती है। हर अलग तरह की एंटीजन के लिए अलग तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो जो इस एलिसा टेस्ट के अंदर क्या है, जिस भी एंटीजन को हमने डिटेक्ट करना ना उसकी एंटीबॉडी डाल देते हैं। अगर उनका इंटरेक्शन हो गया वहां पर तो इसका मतलब वो डिजीज है, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं है। मेनली इसको हम इसके लिए यूज करते हैं एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मेडिसिन में यूज हमने पढ़ लिए, एग्रीकल्चर में यूज हमने पढ़ लिए, अब एनिमल्स में भी क्या है कुछ इनका यूज हमने पढ़ना है। हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। ट्रांसजेनिकल एनिमल बनाए क्यों जाते हैं? सबसे पहला, ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब है जिनका जेनेटिकल मटेरियल हमने चेंज कर रखा है। जेनेटिकल मटेरियल चेंज करने का मतलब कि हमने उसका जीनोम जो है ना, उसकी जीन जो है ना वो चेंज कर दी। क्यों चेंज की है? ताकि कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्शन हम उससे बना सके, कोई ना कोई उससे हमने फायदा हो सके, इकोनॉमिकल फायदा हो सके, किसी न किसी केमिकल को टेस्ट कर सके, कोई डिजीज टेस्ट करनी हमने, कोई वैक्सीन टेस्टिंग के लिए पढ़ेंगे वो भी हम सारी चीजें। तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए माइस को बनाया जाता है, काऊ रोजी थी, शिप को भी बनाया गया था, डोली है। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल है। मैक्सिमम जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं ना धरती पर, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उनमें 95% कौन से हैं? माइस, 5% बाकी जो सारे बच गए वो 5% ही है। तो इनको बनाया क्यों जाता है वो हम पढ़ेंगे। माइस को ट्रांसजेनिक बनाया जाता है फिजियोलॉजी चेक करने के लिए, डिजीज, वैक्सीन, ये सारी चीजों को टेस्टिंग के लिए बनाया जाता है इनको। लेकिन ये लीगल नहीं है बेटा, ऐसा बिना अप्रूवल के हम ये नहीं कर सकते। अप्रूवल के साथ ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं कोई भी। अब मैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा कि देखिए मैं इस काऊ को, इस डॉग को, इस माइस को ट्रांसजेनिक बनाकर आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं। उसके लिए अथॉरिटी से परमिशन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, बायोलुमिनिसेंट है। बायोलुमिनिसेंट का जो जीन होता है ना, अगर मैं उसको माइस के अंदर ट्रांसफर कर दूं तो माइस क्या करेगा? ग्लो करेगा, चमकेगा। तो इसी को ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं कि हमने उसके अंदर वो जीन नहीं था लेकिन हमने उसके अंदर वो जीन ऐड कर दिया और कोई नया प्रोटीन उसकी बॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए जो क्यों बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ये हम 4-5 तरीके पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला कौन सा बेटा, इसमें है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चेक करनी है या फिजियोलॉजी, किसी भी जीन की फिजियोलॉजी, उसकी डेवलपमेंट को अगर हमने स्टडी करना है, जैसे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया था, या और बाकी हेल्प से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम था और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जो था, हमने उनकी हेल्प से पढ़ा था इनको। अब उसमें क्या है कि किसी भी जीन के बारे में अगर हमने ये पता लगाना कि इस जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है, इस जीन से क्या फिजियोलॉजी होती है, इस जीन से क्या डेवलपमेंट होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, किसी भी माइस को, किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक बना देंगे, उसके अंदर वो जीन ऐड कर देंगे, जो भी नया फीचर आएगा हम उस जीन की स्टडी कर लेंगे फिर, या इस जीन से ये चीज बनती है। तो पहला तरीका है डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। दूसरा कौन सा है, स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज की स्टडी करने के लिए। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज में, वुमेन्स में ही मैक्सिमम डिजीज जो आती है ना, जैसे कोरोना आया था अभी कोविड-19 में 2019 में कोरोना था, 20-21 तक चला था वो। अब उस डिजीज को अगर स्टडी करना है कि वो वायरस कैसे फैलता है, कैसे अपनी ग्रोथ करता है, किस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस वायरस को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। लेकिन उसमें कब डाला जा सकता है,
वो हमें ही इफेक्टेड करता है। तो हमारी वाली जो जीन है ना, वो किसी माइस में ऐड करेंगे हम, फिर उसको इन्फेक्टेड करेंगे, फिर उस डिजीज को स्टडी करेंगे। तो डिजीज की स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए जैसे एग्जांपल अच्छा है हमारा, इंसुलिन हमने बनाया था या एडीए बनाया जा सकता है। किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस करना है, जीन बनानी है, कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, कोई फिजियोलॉजिकल चीज हमने बनानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट, वैक्सीन सेफ्टी को चेक करने के लिए, जैसे कोविड-19 का एग्जांपल बहुत अच्छा है कि हमने उसकी वैक्सीन जो बनाई थी ना, अब ऐसा नहीं बेटा कि वैक्सीन किसी भी डिजीज की हमने तैयार की और सबसे पहले उसको साइंटिस्ट अपने ऊपर चेक करेंगे या किसी पेशेंट के ऊपर चेक करके देखेंगे, अगर उसके कुछ साइड इफेक्ट रहे तो, अगर पेशेंट नहीं बचा तो, या उसने कुछ और हार्मफुल इफेक्ट दिखा दिया तो उसकी टेस्टिंग के लिए क्या है, पहले उनको दूसरे एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, जिनकी पहले फिजियोलॉजी हमारे जैसी तैयार की जाती है, ट्रांसजेनिक बनाया जाता है, उसके अंदर डिजीज दी जाती है, फिर उसको वैक्सीन देकर टेस्टिंग किया जाता है। इसमें भी क्या है, मैक्सिमम इन सभी चीजों में माइस को ही यूज किया जाता है। 95% ट्रांसजेनिकल एनिमल माइस ही है, इन्हीं के ऊपर ज्यादातर एक्सपेरिमेंट होते हैं। केमिकल टेस्टिंग है, किसी भी केमिकल की सेफ्टी टेस्ट करनी है कि ये केमिकल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल कितना है, हेल्पफुल कितना है, तो उसकी सेफ्टी टेस्टिंग करने के लिए क्या हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक बनाते हैं। ये हमारी डेवलपमेंट के लिए तो है अच्छा, अच्छी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको एथिकल तरीके से देखें तो ये बहुत गलत भी है बेटा, कि किसी भी एनिमल को हम अपने लिए ट्रांसजेनिक बनाकर उसको उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो कितना गलत लग रहा है ना ये ऐसे। कि एग्जाम्पल के लिए अगर सोचो, कोई भी हमें उठाकर लेकर जाए और हमारे ऊपर केमिकल टेस्टिंग करे, हमारे ऊपर कोई डिजीज दे और फिर उसका उसका क्योर जो है ना वैक्सीन का, वो टेस्टिंग करे, हमारे अंदर कोई अलग सी जीन डालकर उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहा है, तो कितना फील होगा ना। तो ये इथिकल इशू भी इसमें बहुत सारे उठ कर आते हैं कि किसी भी एनिमल को ट्रांसजेनिक क्यों बनाना है, क्यों स्टडी करनी है, क्यों उसको हमने इतना सताना है। तो इसी के लिए फिर क्या है, कुछ इथिकल इशू उभर कर सामने आते हैं, कुछ इथिकल इशू है जिसके लिए फिर क्या है, जिसमें सबसे पहले हमने अप्रूवल कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसा कुछ भी करने के लिए, जेनेटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए हमने किसी भी एनिमल पर कोई भी स्टडी करनी, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, लैब के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, किसी मेंढक को स्टडी करें, चूहे को, मछली को, तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी लैब के अंदर उसको स्टडी कर लेगा, वो इलीगल है बेटा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो एक कमेटी है बेटा, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इससे अप्रूवल लेना पड़ता तभी जाकर कोई भी जेनेटिकल इंजीनियरिंग की जा सकती है। जैसे इली लिली ने ई एस्टीरियो कोलाई को जेनेटिकल मॉडिफाई किया, उसके लिए भी अप्रूवल लगी होगी। अब और भी रोजी काऊ को हमने ट्रांसजेनिक बनाया, उसके लिए भी अप्रूवल लगा होगा। माइस को हम ट्रांसजेनिक करते स्टडी करने के लिए, उसके लिए भी अप्रूवल कमेटी से हमने अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर अप्रूवल नहीं होता तो फिर हर जगह हम ये ट्रांसजेनिक बनाना स्टार्ट कर देते, तो ये कोई भी नहीं कर सकता, ये इलीगल है, इसके लिए क्या अप्रूवल लेना पड़ता है। दूसरी चीज है, हमने एथिकली इशू में एक ये भी बड़ी चीज सामने आती है। पहली तो हमारे सामने क्या है कि अप्रूवल लेना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है बायो पायरेसी। बायो पायरेसी भी इंपॉर्टेंट है। बायो पायरेसी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, जैसे इलिलिल ने इंसुलिन को बनाया था, अब हम उसको नहीं बना सकते, उसके लिए क्या है, हमने उससे क्या लेना पड़ेगा, उससे कॉपीराइट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उसका क्या है, ट्रेडमार्क है कि हमने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया है, उस तरीके से कोई और नहीं बनाएगा, बनाएगा तो हमसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसी को बायो पायरेसी बोलते हैं कि उसका ट्रेडमार्क लिया जाता है, ट्रेडमार्क लिया जाता है उसका। जैसे
हमारे इंडिया के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा वैरायटी है किस चीज की, राइस की। अकेले इंडिया के अंदर बेटा ये इतनी वैरायटी। और तो और क्या है, जो बासमती है ना, इसके ऊपर क्या था, यूएस ने ट्रेडमार्क ले लिया था कि बासमती का जो राइस है वो हमने मॉडिफाई करके, जेनेटिकल मॉडिफाई करके बनाया। लेकिन फिर हमने बताया हमारे पास यहाँ पर 270 से भी ज्यादा तरह की वैरायटी है बासमती राइस की, तो तुम उसके ऊपर ट्रेडमार्क कैसे ले सकती हो। बल्कि हमारी जो हड़प्पा की जो सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें जो राइस के अवशेष मिले थे वो भी बासमती के ही थे, तो आप कैसे उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले सकते हो। तो उसके बाद बायोपायरेसी के जब रूल स्टार्ट हुए तो यूएस से ये बासमती का जो ट्रेडमार्क उन्होंने लिया था ये छीन लिया गया। बाद में उन्होंने टर्मरिक के ऊपर भी लिया, साथ में नीम, नीम और टर्मरिक की जो एलिंग जो कैपेसिटी है ना, पावर है, उसके ऊपर भी उन्होंने क्या है, हर्बल मेडिसिन वाला ट्रेडमार्क लिया था। लेकिन फिर उसको भी हमने क्या है, छीन लिया, क्योंकि ये भी इंडिया का ही तो है। हमारे यहाँ तो कितने पुराने समय से, कितने पुराने टाइम से ही हल्दी और नीम का हम क्या जख्मों के लिए यूज करते हैं। जब भी चोट लग जाती है तो दूध के अंदर हल्दी डालकर हमारी माँ पिलाती है हमें। तो ये हीलिंग पावर जो इसकी, मेडिसिन पावर जो, हर्बल पावर जो हम कितने सालों से यूज कर रहे हैं, यूज उसके ऊपर ट्रेडमार्क लेने की कोशिश कर रहा था। नीम की दातुन हमारे यहाँ कितने सालों से, कितने हजारों सालों से यूज की जाती है। नीम के पत्तों का इस्तेमाल जड़ी बूटियों में किया जाता है। तो ये यूएस ट्रेडमार्क ले चुका था इन पर, लेकिन हमने वापस ले लिया उनको। तो ये इसी को हम बोलते हैं बेटा बायोपायरेसी, कि कोई भी चीज है, कोई भी नई मेडिसिन है या कोई भी बायोलॉजिकल यूज हम करें, बायोटेक्नोलॉजी से यूज किया है, जेनेटिकल मॉडिफाइड चीज है, तो उसके ऊपर ट्रेडमार्क दिया जाता है कि ये इसने बनाया है, इन्होंने इसको यूज किया है। इनके अलावा कोई भी यूज करेगा तो ट्रेडमार्क लेने के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये बायोपायरेसी है। ये कुछ इथिकल इशू है कि कोई भी ऐसे नहीं उठाकर कुछ भी बना देगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है जेनेटिकल अप्रूवल, इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से। तो ये बायोपायरेसी था। तो ये था बेटा आज का हमारा चैप्टर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। एप्लीकेशंस हमने पढ़ी इसकी मेडिसिन के अंदर, इसकी एग्रीकल्चर के अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उसके इथिकल इशू। ये 4 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हमने पढ़ने होते हैं। जीएमओ क्यों बनाए जाते हैं, जीएमओ फायदे क्या, उनके नुकसान क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें। इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ा, मेडिसिन में जीन थेरेपी हमने पढ़ी, और फिर मोलिकुलर डायग्नोसिस पढ़ा है। अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो बीटी कॉटन है, बीटी बोलवॉर्म है, बीटी के बारे में पढ़ा हमने। और उसके अलावा अगर हम देखें पेस्ट रेजिस्टेंस, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ लिए। तो ये हमारा चैप्टर था आज का कंप्लीट एक वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।